आज हम इसमें समझेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। ये कैसी है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोम्स आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। एक तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मेल है या कोई फीमेल है उसको बताने का काम करेंगे। और उसके अलावा और जो बचे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं 1 से लेके 22 तक कैसे क्रोमोसोम होते हैं, ये होंगे ऑटोसोम्स। इतने जो पेयर होते हैं 1 से लेके 22 तक का जो पेयर होगा वो ऑटोसोम्स का होता है। इसके अलावा जो 23rd वाला जो होता है, 23rd वाला जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ हमें 23rd वाले क्रोमोसोम से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें इन ऑटोसोम से मतलब है। तो ये ऑटोसोम्स में होती है, ये डिसऑर्डर जो होगा वो ऑटोसोम्स में होता है। ठीक है। अब देखो ऑटोसोम्स में भी कैसे हो रहा होगा कि ऑटोसोम्स पर ये ऑटोसोमल कोई क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम पर क्या है, जीन्स लोकेटेड है। अब इस जीन्स के अंदर कोई अगर डिफेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़। ऑटोसोम्स के अंदर हो रहा है, ऑटोसोम्स में भी जो जीन है वहाँ पर हो रहा है। अब ये देखो, मान लो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, HBA ये नॉर्मल को दिखा रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे जीन्स का पेयर होता है जो RBC की शेप को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ ऐसे जीन्स का पेयर होता है, वो क्या करता है, RBC की शेप को कंट्रोल करता है। अब मान लो ये ऊपर वाले, ये जो दोनों ऊपर वाले जीन्स हमने बनाए हैं, ये समझ लो कि RBC की शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये है HBA और ये क्या है, HBA ये RBC की शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये दोनों फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल वाले हैं। अगर ये इस टाइप का सब लोगों की, हम लोगों की बॉडी में सबके के पास कैसे हैं ये वाले जीन्स, HBA मतलब नॉर्मल है और हमारी जो RBC है प्रॉपरली ठीक से काम कर रही हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर ये जो जीन, ये जो क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहाँ पर ऐसा हो जाए कि HBA, एक तो HBA रहे एक जीन जो है इसमें, और जो दूसरा जीन है वो इस वाली डिजीज़ से, सिकल सेल एनीमिया वाली डिजीज़ से क्या है, अफेक्टेड हो जाए, ये हो जाए HBS, ये ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम हैं वो उस इंडिविजुअल पर्सन की, वो जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में ट्रांसमिट तो होंगे, बट उसके अंदर ये डिज़ीज़ के सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। डिज़ीज़ के सिम्टम क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसके पास ये दोनों HB और HB हैं, है ना, दोनों ही HB हैं। अब दोनों एक जैसे हैं तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स होंगे, वो ये वाला जो दूसरा नॉर्मल वाला जीन है वो क्या कर देगा, उनको उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और इसके कैरेक्टर्स को रेसेसिव कर देगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैरियर। ये डिज़ीज़ को कैरी करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजने का काम करेंगे। लेकिन ये जो खुद पर्सन है इसके अंदर वो प्रॉब्लम या इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स हैं दिखाई नहीं देंगे, हालांकि ये इसके जो जीन है वो अफेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, इसके जीन के पेयर में से जो एक जीन है वो इस डिजीज़ से अफेक्टेड है, इसको हम कहेंगे कैरियर। क्या कहेंगे, इसको कैरियर बोलेंगे, कैरी करेगा डिजीज़ को। इसके अलावा डिजीज़ कब दिखाई देती है प्रॉपरली, जैसे ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का पेयर मिल रहा है वो क्या हो जाए, दोनों ही जीन्स कैसे हो जाएं, HBS मतलब इस सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हो जाए, और दूसरा क्या है, HBS। ये दोनों ही इससे अगर अफेक्टेड हो जाते हैं तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, उसके अंदर ये डिजीज़ दिखाई देगी। उसकी जो RBC का शेप है वो कैसा हो जाएगा, सिकल जैसा हो जाता है ना। RBC का शेप कैसा होता है, बाइकनकेव होता है, और बाइकनकेव ना रहकर कैसा हो जाए, वो सिकल जैसा हो जाता है। और ऐसा पर्सन डिजीज़ के जो सिम्टम हैं उनको शो करेगा। समझ में आ गया। अब इसको हम ऑटोसोम रेसेसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेसेसिव तभी होगी जब एक नॉर्मल हो जीन और दूसरा कैसा हो, अफेक्टेड हो। तो ऑलमोस्ट क्या होता है इस डिजीज़ में, ये रेसेसिव ही होती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये डिजीज़ दिखाई दे, दोनों जीन्स बहुत कम अफेक्टेड होते हैं, एक ही जीन ऑलमोस्ट इसमें अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ कह रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों सिंबल यहाँ समझ में आ गए होंगे। ये नॉर्मल है, ये डिजीज़ को कैरी कर रहा है, और ये डिजीज्ड है। ठीक है। अब देखो इसके बाद ये ट्रांसमिट किस तरीके से होती है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज़। जब इस डिजीज़ के दोनों ही
पेरेंट्स क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, तब ये डिजीज़ जो है पेरेंट से कहाँ जाएगी, ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। क्लियर है। अब देखो, पेयर ऑफ एलीज HbA एंड HbS कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज। अब हमने बताया ये दोनों ही क्या है, कैरियर हैं, तो ये क्या करेंगे, डिजीज के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ये जो कैरियर वाले हैं ये क्या करते हैं, डिजीज के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब सिम्टम नहीं दिखाने देते हैं। क्यों नहीं दिखाने देंगे, दोनों ही HbA, दोनों ही क्या है, HB और HB हैं, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल जीन है। अब ये जीन क्या होगा, इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और इसके कैरेक्टर्स जो हैं, इस डिजीज़ के जो एक्सप्रेशन है उनको क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, एक्सप्रेशन को दिखाने नहीं देगा, मतलब इनके ऊपर ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये नॉर्मल वाला, और इसको क्या कर देगा, जो एबनॉर्मल जीन है उसको क्या कर देगा, रेसेसिव कर देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें डिजीज़ होती किसकी वजह से है, कॉज ऑफ द डिजीज़ के रीज़न क्या है यहाँ पर, चेंज इन जीन causes the replacement of GAG by GUG leading to the substitution of glutamic acid by valine at 6th position of beta globin chain of hemoglobin। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाता है किसका, GAG का, जो GAG है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे, GUG से रिप्लेसमेंट हो जाता है। एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है, ये मिडिल वाला इसमें चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, GAG का GUG से रिप्लेसमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बीटा ग्लोबिन चेन बनती है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपको पता है RBC के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, तो उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी, उस बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर क्या होगा, वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वैलीन आ जाता है, और इसकी वजह से क्या होती है, ये डिजीज़ हो जाती है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये देखो, RBC का नॉर्मल साइज कैसा होता है, ऐसा होता है, ये कैसी होती है, बाइकनकेव होती हैं, और जब ये वाले डिजीज़ किसी पर्सन के अंदर हो जाती है तो RBC का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सिकिल जैसा हो जाता है। अब देखो, नॉर्मल तो ये होता है, ये कोई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की ये दिखाई जा रही है क्या, बीटा ग्लोबिन चेन दिखाई जा रही है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की ये क्या दिखाई जा रही है, बीटा ग्लोबिन चेन दिखाई जा रही है, और ये देख रहे हैं आप, इसमें 6th पोजीशन है। ठीक है, ये वाला क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है कि ये है साइटोसिन, थाइमीन, साइटोसिन, ये लिखा हुआ है ना, CTA, साइटोसिन, थाइमीन, साइटोसिन होना है, और साइटोसिन थाइमीन ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, ये करेगा ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन के साथ इसने पेयरिंग की, और जब यहाँ से जब mRNA बनाएगा तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से जैसा है बिल्कुल ऐसा ही ये उसके पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पर क्या दिखाएगा, ये ग्लूटामिक एसिड को बनाएगा। ये वाला हम देख रहे हैं नॉर्मल है ये। ठीक है, अब एबनॉर्मल में क्या होता है कि यहाँ पर इसके सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है। सिंगल बेस पेयर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, CTC है, और यहाँ क्या हो गया, CAC हो गया, और CAC क्योंकि जो थाइमीन है वो एडेनिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अब यहाँ पर ना ये लिखे हुए तो A और T हैं ही, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सिंगल बेस पेयर जो वो एक्सचेंज हो गया एक दूसरे से। यहाँ पर जहाँ T आना चाहिए था वहाँ A आ गया, और जहाँ A आना चाहिए था वहाँ T आ गया, और यहाँ सिंगल बेस पेयर में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो पेयरिंग होगी वो भी गलत हो गई। अब जैसे ये है CAC है, और CAC जब पेयरिंग करेगा यहाँ पर साइटोसिन ग्वानिन के साथ कर लेगा, इस तरह यहाँ पर भी साइटोसिन ग्वानिन के साथ कर लेगा। अब जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ कर लेगा, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, थाइमीन एडेनिन के साथ कर रहा है, तो सिंगल बेस पेयर में जब एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पर माइनर से क्या हो गया, फ़र्क आ गया। जब ऑफ स्प्रिंग के अंदर जब इस तरीके के जीन्स जब ट्रांसमिट हो रहे होंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ गया, तो GAG जो है वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया किससे, GUG से रिप्लेस हो गया। GAG का रिप्लेसमेंट किससे हो गया, GUG से हो गया, और जिसकी वजह से क्या आ गया कि यहाँ पर बनना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, है ना। ग्लूटामिक एसिड क्या है बेटा, ग्लूटामिक एसिड जो है ये है जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये उनका नाम है। वैलीन भी बेटा अमीनो एसिड का ही नाम है। तो यहाँ पर आना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, वैलीन आ गया। वैलीन नाम का एक अमीनो एसिड आ गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया
ये पूरा जो वो जो है आरबीसी का जो शेप है वो इसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है आरबीसी की, है ना। आरबीसी को बाइकनकेव होना चाहिए था और यहाँ पर सिंगल बेस पेयर में इस तरीके से चेंज होने की वजह से उसका शेप कैसा हो गया, सिकल जैसा हो गया बच्चों, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन एक तरीके से म्यूटेंट ही तो हो गया है ना। म्यूटेशन हमने आपको पढ़ाया था, तो म्यूटेंट हो गया, एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो गया तो म्यूटेंट हो गया हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो लो हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो लो हो जाएगा और इसके लो होने की वजह से वो कैसे काम करेगा, वो पॉलीमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। और पॉलीमराइज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाएगा और कैसे हो जाएगा, सिकल जैसा हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें जान लेते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। ये भी एक डिजीज़ है। और बेटा ये कैसी डिजीज़ है, ये है इनबॉर्न एरर। इनबॉर्न एरर है ये, जब बच्चा पैदा होगा तो उसके साथ ही ये डिजीज़ आती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा अपनी मदर के यूट्रस में होता है तो वहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ उसके जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर, जब वो मदर के इनसाइड है, मदर के यूट्रस में है, तब वहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस उसके या डिफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं और इसकी वजह से ये डिजीज़ कैसी हो जाती है, इनबॉर्न डिजीज़ है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये कैसी डिजीज़ है बच्चों, ये भी कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। कैसी है बेटा, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोम आप समझ ही गए हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, वही जो अदर कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, सेक्स को छोड़कर बाकी अदर कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में अगर दिखा रहे हैं तो उनको ही बोलते हैं क्या, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के जीन्स में डिफेक्ट हो रहा है और जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ आ रही है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये डिजीज़ आ रही है। समझ गए रेसेसिव क्यों है, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको आरबीसी के बारे में बताया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। जब दोनों ही जीन अफेक्टेड होंगे तब डोमिनेंट होगी। अगर दोनों जीन्स के पेयर में से कोई एक जीन ही अगर अफेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव कहते हैं। समझ गए। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, एक फिनाइल एलेनिन नाम का क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। बेटा आप लोगों को अमीनो एसिड पता है ना, ये हमने बताए हैं आपको क्लास 11th में कि अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इस तरीके से 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और 20 में से 10 अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और 10 कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, अब 20 अमीनो एसिड्स होते हैं तो उन्हीं 20 अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड क्या है, फिनाइल एलेनिन है। अमीनो एसिड का नेम है ये फिनाइल एलेनिन। तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, फिनाइल एलेनिन बनते हैं। और जब फिनाइल एलेनिन बनते हैं तो वो फिनाइल एलेनिन एक एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में चेंज हो जाते हैं, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। अब बच्चों इस डिजीज़ के में होगा क्या कि जो फिनाइल एलेनिन है उसको बदलना किस में चाहिए, टायरोसिन में बदलना चाहिए, लेकिन ये वाला एंजाइम इसको बदलने में हेल्प करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने में हेल्प करता है। और इस एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस एंजाइम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसकी कमी होने की वजह से जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन गेट म्यूटेड। और जो एंजाइम इसके कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है ना, जो एंजाइम इसके कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाता है, म्यूटेड हो जाता है। म्यूटेड मतलब उसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिनाइल एलेनिन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। समझ गए, वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब वो डिपॉजिट हो रहा है। अब फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलना चाहिए था, लेकिन एंजाइम की कमी हो गई, और एंजाइम की जब कमी हो जाएगी तो फिनाइल एलेनिन किस में बदल जाता है, ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये उस बच्चे के ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है। जो बच्चा अपनी मदर के वॉम में है वो किस में हो जाएगा, उसमें ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा उस बच्चे के ब्रेन में, जिसकी वजह से बच्चा कैसा होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। जो भी बच्चा
पार्चुरेशन जब उसकी हो जाएगी तब उसके बाद जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, उसके अंदर दिमाग में थोड़ी सी कमियां होंगी, वो ज़्यादा जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तरह वो नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। ठीक है। अब देखो बेटा और क्या होता है इसमें, जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड ऑल्सो गेट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन सिंस किडनीज पुअरली रीएब्जॉर्ब इट। अब ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये यूरिन के थ्रू, जब यूरिनेशन होता है तो उसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट भी होता है, मतलब एक्सपेल्ड आउट भी होता है, बॉडी से बाहर जाएगा। और क्यों जाएगा ये बॉडी से बाहर, क्योंकि इस डिजीज़ में और क्या हो जाता है कि जो किडनी है उस इंडिविजुअल की, जो भी इस डिजीज़ से अफेक्टेड है, उसकी जो किडनी है वो पुअरली वर्क करती हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन का काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू एक्सपेल्ड आउट होता रहता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू।